नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भोपाल लौट आए हैं। कमलनाथ आज कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ में मुलाकात कर सकते हैं, संगठन की रिपोर्ट लेंगे। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसकी तैयारी पर कमलनाथ ने कांग्रेस के 3 विधायकों को बतौर चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया है। गुरुवार को कमलनाथ तीनों चुनाव प्रभारियों प्रवीण पाठक, रवि जोशी, लखन घनघोरिया के साथ में एक अहम रणनीति पर बातचीत कर सकते हैं। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक भी शामिल होंगे। बैठक में चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। पीसीसी के पुनर्गठन को लेकर बात होगी। चुनाव लड़े हुए, लोकसभा का चुनाव लड़े हुए संभावित दावेदार, चुनावी प्रभारी, चुनावी पर्यवेक्षक सभी को बुलाए। इनसे 1 to 1 चर्चा होगी। इनकी 11 बजे बैठक है कल कमलनाथ जी के निवास पर। उसके अंदर आगामी रणनीति और संभावित प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होगी। तो कमलनाथ भोपाल लौट आए हैं और आज जो प्रभारी नियुक्त किए थे 3 विधानसभा उपचुनाव के, उनके साथ में उनकी मीटिंग होगी, मुलाकात होगी। चुनाव को लेकर रणनीति बन सकती है। आने वाले वक्त में पीसीसी में फेरबदल को लेकर कई बार अटकलें लग चुकी हैं, तो पीसीसी में बदलाव क्या और किस तरह से उस पर भी संभवतः मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है। पदाधिकारियों से कमलनाथ एक रिपोर्ट लेने वाले हैं। हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ में भोपाल से जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नवीन, आज कमलनाथ लौट आए हैं, बताएं आगे के कार्यक्रम को लेकर क्या अपडेट मिल पाया? देखिए, मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा उपचुनाव होने हैं। इसकी तैयारियां कांग्रेस ने तेज कर दी हैं। हालांकि कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी काफ़ी आगे निकल चुकी है। बीजेपी ने अपने सत्ता और संगठन के तमाम बड़े लोगों को इस उपचुनाव में झोंक दिया है। हालांकि हफ्ते भर पहले 22 तारीख को जब कमलनाथ भोपाल से दिल्ली की तरफ वापसी कर रहे थे, तब 3 विधानसभा सीटों के प्रभारी नियुक्त करके गए थे। रवि जोशी को जोबट का प्रभारी बनाया था, प्रवीण पाठक को पृथ्वीपुर का प्रभारी बनाया था और लखन घनघोरिया को सबसे टफ सीट रैगांव का प्रभारी बनाया था। और चूंकि हफ्ते भर का समय इनके पास था, इस बीच में ये मौके पर गए, वहाँ तमाम लोगों से बातचीत करके इन्होंने एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में जातिगत समीकरण, स्थानीय समीकरण और मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ कौन से मुद्दे प्रभावी हैं उस क्षेत्र में, उसका जिक्र है। कल कमलनाथ इन सभी प्रभारियों के साथ एक बड़ी अहम बैठक करने जा रहे हैं पुनीत। इस बैठक के दौरान कमलनाथ समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ कल काफ़ी हद तक दावेदारों की तस्वीर साफ हो जाएगी, प्रत्याशी की तस्वीर तकरीबन साफ हो जाएगी, कौन कौन वहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि कमलनाथ इस दौरान 1 to 1 चर्चा भी करेंगे। उनको भी बुलाया है जो इससे पहले इन सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं। भले उनको हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन चूंकि उनका फीडबैक वो प्रभारी से पहले ही ले चुके होंगे और इसके बाद उनसे भी जो संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, 1 to 1 बातचीत करेंगे। देखेंगे किस तरीके से समीकरण जीत के वहाँ पर बन रहे हैं। और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक भी कल राजधानी भोपाल आ रहे हैं। कल वो भी बैठक में शरीक होंगे और वो भी सभी दावेदारों से बातचीत करेंगे। चुनाव के जो प्रभारी बनाए गए हैं तीनों ही जिलों के, तीनों ही विधानसभा सीटों के, इन तीनों ही प्रभारियों से मुकुल वासनिक की बातचीत करेंगे। साथ ही साथ संगठन विस्तार को लेकर भी अहम चर्चा होनी है। पिछले दफ़े ये खबरें सामने आई हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस का पुनर्गठन होना है, नए सिरे से पार्टी को रिफॉर्म करने की कोशिशें कांग्रेस आलाकमान कर रहा है। तो इस सिलसिले में भी संगठन प्रभारी से और तमाम लोगों से, वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं उनसे फीडबैक लेंगे, समीक्षा करेंगे कितनी ज़रूरतें हैं। जिस तरीके से इशारे दिए गए हैं कि जो बूथ और मंडलम कमेटियों को दुरुस्त करना है, वहाँ पर पार्टी को ज़मीनी स्तर पर मजबूत करना है, तो उसको लेकर विशेष कुछ निर्देश मुकुल वासनिक और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कल दे सकते हैं। चलिए, तो आने वाले वक्त में कुछ अहम चर्चाएं और कुछ बड़े फैसले, अहम फैसले सामने आ सकते हैं इन मुलाकातों के बाद। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बीजेपी के ई चिंतन शिविर में हिस्सा लिया। उन्होंने शिविर में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश सरकार के कई मंत्री, कार्यालय से जुड़े, मोदी सरकार की तरफ से किए जा रहे गरीब कल्याण और आत्मनिर्भर भारत को लेकर चिंतन का आयोजन हुआ था।
इस चिंतन में मुख्यमंत्री शिवराज ने बताया कि किस तरह कोविड काल में गरीब कल्याण के लिए प्रधानमंत्री ने जरूरी कदम उठाए हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार क्या काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की, महज 3 महीने के लिए ये योजना थी, लेकिन अब उसका विस्तार हो गया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री के काम की जानकारी दी। बीजेपी इस तरह के शिविर जिला और मंडल स्तर तक लगाएगी। सब कार्यकर्ता इसमें आज जुड़े थे। यूं कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी रीढ़ प्रदेश के इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ी थी और जो आज विषय आए हैं, इन विषयों को नीचे तक ले जाने का काम, आगामी कार्यक्रमों की घोषणा, ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। हम सब लोग उसको पूरा करने के लिए जुटेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र से पहले सरकार 8 अगस्त को सर्वदलीय मीटिंग बुलाएगी। मध्य प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से मुलाकात की है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच आधे घंटे तक चर्चा हुई। सर्वदलीय बैठक में सरकार की कोशिश होगी कि विधानसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। मानसून सत्र में इस बार कई मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। इसके अलावा सत्र में विधायकों को वैक्सीनेशन के बाद प्रवेश की बात दी जा रही है। ऐसे में इस बैठक में कोविड प्रोटोकॉल के तहत कैसे सदन चले, इस पर चर्चा की गई। हंगामा क्यों करना है? विपक्ष को चर्चा करना चाहिए। फ्लोर तो चर्चा के लिए है ना, हंगामे के लिए। माननीय अध्यक्ष जी से बातचीत हुई है सत्र के विभिन्न पहलुओं। मेरी मान्यता है कि सब ठीक चलेगा। 8 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात हुई। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा के साथ साथ 3 विधानसभा, रैगांव, पृथ्वीपुर और जोबट में उपचुनाव होना है। बीजेपी ने इन उपचुनाव क्षेत्रों में जीत की गारंटी के साथ सरकार के मंत्रियों और संगठन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी। उपचुनाव क्षेत्र में बूथ स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट के अलावा प्लानिंग का दौर जारी है। कांग्रेस ने भी दमोह उपचुनाव में जीत वाला मॉडल तीनों विधानसभा और खंडवा लोकसभा उपचुनाव में अपनाया है। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। दोनों प्रमुख दलों का खेल बसपा सपा बिगाड़ सकते हैं। बसपा सपा ने अभी तक उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने और चुनावी तैयारियों को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन बसपा और सपा का इन सीटों पर प्रभाव है। ऐसे में दोनों दलों से प्रत्याशी अगर उतरते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है। बसपा के विधायक संजीव कुशवाहा का कहना है कि पार्टी हाईकमान तय करेगा कि उपचुनाव में मैदान में प्रत्याशी होगा कि नहीं। समाजवादी पार्टी ने भी अभी तक अपनी स्थिति इस बारे में स्पष्ट नहीं की। लेकिन अब जो 1 लोकसभा और 3 विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें अभी पार्टी की कोई रणनीति बनी नहीं है कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अगर हाईकमान का जो भी निर्देश होगा, पार्टी उसका पालन करेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है कि जिस प्रकार से हमने दमोह के चुनाव को लड़ा था और जो 15 महीने की हमारी सरकार के काम थे कि जिस तरीके से पहले माफिया का सफाया हो गया था, आज माफिया तंत्र पूरे प्रदेश के अंदर हावी है। तो अलग अलग वर्गों के लिए जो काम किया था उसे लेके जनता के बीच में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। चुनाव में कौन सा दल चुनाव लड़ेगा, कौन सा नहीं लड़ेगा, ये हम लोगों के हाथ में नहीं है और उसके परिणाम क्या होंगे ये भी अभी से नहीं कहा जा सकता है। जो भी लड़ेंगे तो उसका सामना भारतीय जनता पार्टी करेगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कैबिनेट विस्तार में कई पुराने दिग्गजों की जगह युवाओं को मौका दिया। साथ ही क्षेत्रीय और जातीय संतुलन के जरिए सोशल इंजीनियरिंग को भी साधा है। मोदी कैबिनेट विस्तार जैसी सोशल इंजीनियरिंग की झलक आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भी निगम मंडल समेत राजनीतिक नियुक्तियों में दिख सकती है। लेकिन सत्ता संगठन इस उलझन में है कि ये राजनीतिक नियुक्तियां उपचुनाव, निकाय चुनाव के पहले करें कि बाद में। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव मुरलीधर राव, सह संगठन प्रभारी शिव प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस मसले पर कई दौर की मीटिंग हो चुकी है। पार्टी के जिम्मेदार नेता कहते हैं कि पार्टी हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दे रही। कांग्रेस नियुक्तियों में हो रही देरी को बीजेपी नेताओं की आपसी खींचतान बता रही। इच्छा है कि सभी समाज का समावेश हो,
और सभी कार्यकर्ताओं का समावेश हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो। इन सब को लेके हमारी प्रक्रिया चल रही है और होमवर्क चल रहा है और निश्चित इसका परिणाम आपके सामने जल्दी आएगा। मूल रूप से सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे लूट और झूठ के जो लोग आए, इन्हें अपने पद बांटना और इनसे कैसे लूट का पैसा वसूल करना, यही काम पूरा देश से लेकर प्रदेश तक सरकारों का है। मध्य प्रदेश में ओबीसी संगठनों ने आज आरक्षण की मांग पर राजधानी में प्रदर्शन किया। 3 घंटे तक चले प्रदर्शन में प्रदेश भर से ओबीसी वर्ग से जुड़े अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। आंदोलनकारियों का आरोप है कि सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा। इसका खामियाजा ये हुआ कि बीती कमलनाथ सरकार में 27% ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। न्यायालय ने 14% ओबीसी आरक्षण को ही मान्य किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता जब सीएम हाउस घेराव के लिए निकले तो उन्हें पुलिस बल ने बैरिकेडिंग कर रोका। जोरदार हंगामे के बीच पुलिस और ओबीसी कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झटकी भी देखी गई, मारपीट भी हुई। 1 घंटे तक विरोध के बाद आंदोलनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने संगठनों से सरकार की तरफ से अपील की कि प्रदर्शन न करें। सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने के पक्ष में है। ये भरोसा भी दिया कि अदालत में सरकार मजबूती से पक्ष रख रही। कांग्रेस ने आंदोलन का समर्थन किया। कमलनाथ ने पुलिस की कार्रवाई को निंदाजनक बताते हुए सरकार पर हाईकोर्ट में मजबूती से ओबीसी वर्ग का पक्ष रखने की बात की। तो आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने समर्थन दिया है। ओबीसी महासभा के आंदोलन को पूर्ण कांग्रेस का समर्थन है। तमाम लोगों पर जो बल प्रयोग हुआ, दमन हुआ, गिरफ्तारी हुई, इसकी कड़ी निंदा की पूर्व सीएम कमलनाथ ने। सरकार अगर इस वर्ग के साथ न्याय नहीं करती तो कम से कम दमन ना करे, ये तंज भी कसा है कमलनाथ ने। हमारी मूल मांग थी 27% आरक्षण पर रोक लगाई गई। हमारी जातिगत जनगणना का एक मुद्दा था, हमारा नीट का हमारा मुद्दा था, हमारे जो संख्या के अनुपात में जो हिस्सेदारी का था, वो उसके लिए हम आराम से हम लोग जा रहे थे और मध्य प्रदेश की पुलिस प्रशासन द्वारा जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, हमारे लोग इसमें मारपीट किया गया, मेरे कपड़े फाड़ दिए गए, मुझे लाठे डंडे मारे गए। हाई कोर्ट में याचिका दायर करके इसको रुकवाने की कोशिश की और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के जो सरकारी अधिवक्ता हैं उनके द्वारा वहाँ पे लिखित में सरकार का वक्तव्य दिया गया है रोक लगाने का। ये पूरी तरह से अन्याय है और इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और मरते दम तक लड़ेंगे। कोर्ट के सामने अपना पक्ष ढंग से नहीं रख पाए हैं तो इसके लिए कौन दोषी? सरकार दोषी। अब जब सरकार गलती में जाती है, गड्ढे में जाती है, तो कांग्रेस का स्टंट बता देती है। और ओबीसी आरक्षण के प्रति जो सरकार की उदासीनता है, इसीलिए आज आंदोलन हो रहा है। कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, हमारी सरकार इसके पूरी तरह से समर्थन में है। भाजपा पूरी तैयारी में कि आने वाले समय में 27% आरक्षण धरातल पर लाएगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति विधानसभा में बना रही, जो भी काम कर रही पिछड़े वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी करे। मध्य प्रदेश में लंबे समय से प्रमोशन नहीं होने से तहसीलदार संघ ने बिना वेतन बढ़ाए प्रमोशन की मांग की। आज अपनी मांग को लेकर प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार संघ का कहना है कि सरकार ने मध्य प्रदेश में 2007 से तहसीलदारों को प्रमोशन नहीं दिया और इस वजह से उनमें मायूसी है। तहसीलदार संघ ने छत्तीसगढ़ में तहसीलदारों के प्रमोशन का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह गृह विभाग ने एसआई और टीआई के प्रमोशन बिना वेतन बढ़ाए किए, उसी तरह सरकार तहसीलदारों के मान सम्मान की खातिर उनका प्रमोशन करे। सरकार पर भी अतिरिक्त भार नहीं आएगा, उनका सम्मान भी बना रहेगा। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि वो उनकी मांग को लेकर आगे चर्चा करेंगे। तहसीलदार और नायब तहसीलदार यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। बरसों से जो लंबित मांगे हमारी अन्य भी रही हैं और प्रेजेंट में हमने पिछले 5 साल से हम लोगों का जो प्रमोशन रुका हुआ है, तो उस प्रमोशन को लेकर के, उस पदोन्नति को लेकर के आज हम लोग माननीय राजस्व मंत्री महोदय जी से मिलने आए हैं। सरकार से राजस्व का जो हमारे तहसीलदार हैं, जो सीनियर तहसीलदार हैं, काफ़ी दिन से उनकी भी मांग है और काफ़ी दिन से ये मांग चल रही है। मैंने आज उनकी मांगों को सुना है और पीएस को लिखा है। जल्दी हम अपने पीएस को बुलाकर और अधिकारियों को बुलाकर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। सिर्फ जिलों के नाम बदलते हैं, लेकिन मौत की वजह वही जहरीली शराब।
मंदसौर में शराब से मौत पर सियासत गरमाई। कांग्रेस ने 11 लोगों की मौत का दावा किया। बाकायदा जिला प्रशासन को नामों की लिस्ट तक दी है। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब ने एक बार फिर कई घर के चिराग बुझा दिए। मंदसौर में जहरीली शराब से हुई मौतों का आंकड़ा प्रशासन ने 4 बताया है, जबकि कांग्रेस 11 मौत का दावा कर रही है। तहकीकात में भी इस बात का खुलासा हुआ है कि आसपास के गांव में उसी दौरान कई और मौतें भी हुई हैं। जहरीली शराब से हुई पहली मौत 24 जुलाई को खकराई गांव के मनोहर बावरी की हुई। उसके बाद अगले दिन 24 जुलाई को खकराई के ही श्यामलाल और घनश्याम ने भी दम तोड़ दिया। प्रशासन ने इन तीनों मौतों को आंकड़ों में शामिल किया है, लेकिन इसी बीच गुड़वेली गांव के राम प्रसाद गायरी की भी मौत हो गई। राम प्रसाद के परिजन यकीन के साथ कह रहे हैं कि 24 जुलाई को पिपलिया मंडी देशी शराब दुकान से शराब लाकर सेवन किया था, जिसके बाद सुबह राम प्रसाद की तबीयत बिगड़ गई। मंदसौर सरकारी अस्पताल लेकर गए, जहां मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि शराब पीने से शरीर में जहर बना, जिससे मौत हुई, और फिर बिना पोस्टमार्टम किए शव लेकर भेज दिया। जो इस तारीख को रात में शराब पी थी और सुबह मतलब ये 8 से 9 के बीच में घटना घट गई। डॉक्टर ने बोला कि ये शांत हो गए, इसके शराब से पॉइजन बन गया। ऐसा ही मामला पिपलिया मंडी से ही सामने आया, जहां गोपाल नायक की तबीयत बिगड़ने पर मंदसौर अस्पताल लाया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। परिजन की माने तो शराब पीने के बाद ही गोपाल की तबीयत बिगड़ी थी। गोपाल नायक और उसके 2 दोस्त ब्रजेश गुर्जर और अनिल कैथवास ने साथ में 25 जुलाई की शाम को ढाबे पर शराब पी थी। ब्रजेश का भी ऐसा ही हाल हुआ। पहले मंदसौर और फिर उदयपुर रेफर किया गया, मगर मौत ने कहीं पीछा नहीं छोड़ा और ब्रजेश की मौत हो गई। प्रशासन ने चौथी मौत में ब्रजेश की मौत को शामिल किया है। अनिल कैथवास की भी पहले तबीयत बिगड़ी, फिर आंखों की रोशनी चली गई और फिर उसे भी मौत ने गले लगा लिया। अनिल का भी पोस्टमार्टम करवाया गया, लेकिन मौत की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। ऐसे में तीनों की मौत के बाद जहरीली शराब से मौत की आशंका और बढ़ गई। हाँ, बिक्री है यहाँ पे जहरीली शराब। यहाँ पे नहीं, बहुत सारी जगह बिक्री, और सरकार को बंद करना चाहिए, फैसला लेना चाहिए, कड़े से कड़ा फैसला लेना चाहिए इसके खिलाफ। ये सब वही थे, खाली अब दादा दादी है बूढ़े और बस कोई नहीं है। इधर कांग्रेस नेताओं की माने तो पूरे मामले में और भी लोगों की जान गई है। कांग्रेस ने 11 मौतों का दावा किया है। मृतकों की सूची जिला कलेक्टर को भेजी गई है। इन नामों में श्यामलाल, घनश्याम, मनोहर, गोवर्धन सिंह, राम प्रसाद, कंवरलाल, भागीरथ, लाल कैथवास, ब्रजेश गुर्जर, गोपाल नायक और मदन शामिल है। वहीं इस मामले में कमलनाथ ने ट्वीट कर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा है कि शिवराज सरकार में प्रदेश के अंदर अवैध शराब बिक्री का जाल पूरे प्रदेश में फैलता जा रहा है। शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। पूर्व में प्रदेश के उज्जैन, मुरैना, ग्वालियर, भिंड में हम जहरीली शराब से मौतों की घटनाएं देख चुके हैं। अब मंदसौर में आबकारी मंत्री के क्षेत्र की ये घटना सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि लोगों की जान इतनी सस्ती है कि एक बोतल में शराब में जहर मिला करके पिला देंगे और इन नेताओं की तिजोरी भर देंगे और नेताओं की जेब भर देंगे, सरकार का खजाना भर देंगे। सबसे बड़ा शराब माफिया अगर कोई है तो दिग्विजय सिंह जी है। न तो उमंग सिंगार ने खंडन किया, न उनने किया। ये जितने भी शराब माफिया आप कह रहे हैं, ये कोई भी नहीं बख्शे जा रहे हैं। जो कुछ प्रतिक्रिया में जो बोलते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत छोटी मानसिकता से बोलते हैं कि भाई आबकारी मंत्री के क्षेत्र में घटना होगी। घटना कोई चिन्हित करके करता है, कोई व्यक्ति, कोई अपराधी कोई घटना करता है तो कोई ये चिन्हित करके करता है। कंक्लूसिव जांच में जानकारी नहीं निकल के आई है कि डेथ जो है वो किन कारणों से हुई है, और जहरीली शराब का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। जहरीले जाम से हुई मौतों के आंकड़ों पर भले ही सस्पेंस हो, मगर जिन्होंने अपनों को खोया है उनके आंसू मौत का सच बयां कर रहे हैं। अब वजह क्या है, जांच के बाद ही ये तस्वीर साफ होगी। दीपक शर्मा, IBC 24, मंदसौर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।